अर्चना। दिलीप आप? मैडम ने जो बैग दिया है, बैग दिखा। दिलीप ये सब अर्चना शर्मा, लगभग 30 साल की ये महिला बेहद घबराई हुई नोएडा के एक मॉल के बैग काउंटर पर अपना बैग जमा करती है, लेकिन उसी समय एक आदमी पुलिस के साथ आकर उसे रोक लेता है और पुलिस उस बैग की तलाशी लेने लगती है। बैग में से 10 लाख रुपए मिलते हैं। 10 लाख रुपए यहाँ लाने का मकसद क्या था और आखिर क्या कहानी है उस महिला और उस आदमी की? बटन मिल गया मुझे। जल्दी जल्दी करते हैं ना, स्कूल जाना है ना अभी। इधर आ जाओ, ये लो तुम्हारा टिफिन, ये बैग। इधर आओ, चलो। मम्मा ये तो रेड बटन है और मेरी शर्ट तो येलो है। अभी इसी रेड बटन से काम चलाना पड़ेगा। और सब लोग मेरे स्कूल में मजाक उड़ाएंगे। अरे नहीं, कोई नहीं मजाक उड़ाएगा। आज पहन लो, मैं शाम को तुम्हारे लिए नई शर्ट लेके आऊंगी। न्यू शर्ट। अरे बस आ गई, चलो चलो चलो, जल्दी 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 जल्दी। ये लो बैग, टिफिन। भैया दे दीजिए जरा। हाँ जी। थोड़ा जल्दी कीजिए भैया प्लीज। ये लीजिए। ओह गॉड, मैं लेट हो गई हूँ। लीजिए। कितना हुआ? 50 रुपए। और पड़ गया होगा। आरिफ यहाँ भी नहीं है, कहाँ चला गया वो? दिलीप को फोन करती हूँ। दरवाजा अंदर से लॉक्ड है, लगता है दिलीप आ गए होंगे। अच्छा हुआ आरिफ को ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा। अब इतनी जल्दी आ गए घर? नहीं, वो 28 नंबर वाले को घर दिखाना था, वो था नहीं, तो मैं सोचा घर से काम। आरव, आरव बेटा देखो, मामा क्या लेके आई है तुम्हारे लिए। आरव कहाँ गया? आरव नहीं आया अभी तक। क्या? आरव अभी तक घर नहीं आया? लेकिन मिसेस वर्मा ने तो उसे बिल्डिंग के अंदर आते हुए देखा है। तो बिल्डिंग के दोस्तों के साथ खेलने गया होगा। इट्स ओके। मेरे लिए तो चाय बना दोगी प्लीज। ऐसे बाप हो तुम, बच्चा स्कूल से घर नहीं पहुंचा और आप रिलैक्स होकर बैठे हो। आरव! सुनिए, आपने आरव को देखा क्या? नहीं, नहीं देखा। निगन जी, आपने आरव को देखा कहीं पर? नहीं, मैंने नहीं देखा। ओके, थैंक यू। क्या बोला उन्होंने? आरव के हर दोस्त के घर फोन करके देख लिया, कहीं पे भी नहीं है वो। कहाँ गया होगा आरव? शाम होने वाली है दिलीप, वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता। ना, तुम जानती हो वो शैतान है। वो शैतानियां करता है दिलीप, लेकिन वो अभी बहुत छोटा है, वो मुझसे इतनी देर तक दूर नहीं रह सकता। अर्चना, मिल जाएगा वो। आपको आरव के जरा से भी फिक्र नहीं है ना? थोड़ी देर में रात होने वाली, वो मेरा बच्चा अभी तक घर नहीं पहुंचा। पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। मम्मा ये तो रेड बटन है और मेरी शर्ट तो येलो है। और सब लोग मेरे स्कूल में मजाक उड़ाएंगे। कोई नहीं मजाक उड़ाएगा। आज पहन लो, मैं शाम को तुम्हारे लिए नई शर्ट लेके आऊंगी। न्यू शर्ट। हाँ, मैं उसके लिए शर्ट देने जाती, ना देर हो जाती और ना वो मुझसे दूर हो जाता। हेलो, किसका फोन था? बताइए ना किसका फोन था? आरव। हाय आरव। आरव के किडनैपर का फोन था। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के मुताबिक हमारे देश में सन 2011 में लगभग 60,000 बच्चों का अपहरण हुआ था
और इन 60,000 में से लगभग 22,000 बच्चों का कुछ पता ही नहीं चला। माना जाता है कि ज्यादातर इनमें से जो बच्चे हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी का शिकार हो चुके। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है इन बच्चों के अंगों का इस्तेमाल करना दूसरों के इलाज के लिए, इनसे गैर कानूनी रूप से घरों और फैक्ट्रीज में काम करवाना, भीख मंगवाना इनसे, और बाल वैश्यवृत्ति यानी चाइल्ड सेक्स वर्कर के रूप में इनका इस्तेमाल करना। दोस्तों, बेहद चौंकाने वाली बात यह है कि इन अपराधों की संख्या हमारे देश में हर साल लगभग 10 से लेकर 12% बढ़ती जा रही है। हमारे देश में दोस्तों लगभग हर 8 मिनट में एक बच्चे का अपहरण होता है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सभी को, खास करके माँ बाप को, अपने करीबी रिश्तेदारों या फिर जान पहचान वालों या दोस्तों पर भरोसा करने से पहले पूरी तरह से तसल्ली कर लेनी चाहिए कि माँ बाप के गैर मौजूदगी में वो लोग उनके बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर देंगे। साथ में माँ बाप को उनके बच्चे के स्कूल को भी इत्तला कर लेनी चाहिए कि कौन व्यक्ति उनके बच्चे को स्कूल बस से बस स्टॉप पर लेने आने वाला है, और अगर किसी दिन किसी भी कारण वो व्यक्ति उनके बच्चे को लेने नहीं आता तो बस कर्मचारियों को माँ बाप को फोन कर लेना चाहिए, और अगर किसी भी वजह से फोन पर संपर्क नहीं हो सके तो बस के कर्मचारी को खुद बच्चे को उसके घर तक पहुंचाना चाहिए या फिर वापस स्कूल ले जाना चाहिए। हर बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके माँ बाप के साथ साथ स्कूल की भी है, और स्कूल और उसके कर्मचारियों को सख्ती से नियमों का पालन करना चाहिए। अर्चना, मैडम ने जो बैग दिया है, बैग दिखा। आपको मेरे आरव की कोई परवाह नहीं है। किडनैपर ने कहा था ना अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो मेरे आरव को मार डालेगा। अर्चना, काम डाउन। मुझे सिर्फ बैंक वालों का फोन आया कि तुमने 10 लाख रुपए निकाले हैं। मुझे लगा तुम किडनैपर वालों को देने जा रही हो, इसलिए मैं पुलिस वालों को लेकर आ गया। तो क्या गलत करने जा रही थी मैं? उन्होंने कहा था कि पैसों का बैग काउंटर में रख देना और टोकन लास्ट ट्रायल रूम में रख देना। वो करती तो मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाता, लेकिन आपने बीच में उसके बाद भी अगर आरव वापस हमारे पास नहीं आए तो? शर्मा, आप पहले शांत हो जाइए। आपके पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरीके से किडनैपर्स की बात मान लेने से ही इनका मन बढ़ता है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी इंस्पेक्टर, बस मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, बस। अर्चना, वापस आएगा आरव, पुलिस वालों पे भरोसा रखो। देखिए, आपने आपके पति के इन्फॉर्मेशन के बाद शॉपिंग मॉल के सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिए हैं। हो सकता है कि उसमें आपको कोई ऐसा आदमी दिख जाए जिसके ऊपर आपको शक हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिन्हें हम पहचानते हो। मिस्टर शर्मा, आप हमें वो नंबर दिखाइए जिस नंबर से पैसा मांगने के लिए फोन आया था। जी, ये नंबर इंस्पेक्टर साहब, कल शाम को इस नंबर से फोन आया था पहली बार, और फिर आज सुबह इस दूसरे नंबर से फोन आया जिसमें उसने मॉल में पैसे लाने को बोला। ये दोनों दो अलग अलग पीसीओ के नंबर हैं। सिंह, पता करो ये कौन से पीसीओ के हैं। हमें पूछताछ की शुरुआत यहीं से करनी होगी। थैंक यू। दिलीप के द्वारा मिले गए नंबरों के आधार पर पुलिस ने उसी दिन से जांच पड़ताल शुरू कर दी। दोनों पीसीओ वालों से पूछताछ की, लेकिन उनसे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि रोज कई लोग फोन इस्तेमाल करने पीसीओ तो आते ही हैं। फिर पुलिस ने स्कूल के बस ड्राइवर और मिसेस वर्मा से पूछताछ की और उनसे पता चला कि उन्होंने आरव को बस से उतरकर बिल्डिंग तक जाते हुए देखा था। अब वहां से आरव कहां गायब हो गया, यह जानने के लिए पुलिस ने उसी बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ शुरू की। कल आरव को स्कूल बस से उतरकर बिल्डिंग में जाते हुए तुमने देखा? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। क्यों? साहब, मैं ड्यूटी पे नहीं था। कौन सा ड्यूटी पे? अब दोपहर को मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो मैं यहाँ ड्यूटी पे कोई नहीं था। तुम जाओ। सिंह, आरव की किडनैपिंग बस से उतरने और इस बिल्डिंग तक पहुंचने के बीच में ही हुई, और जिस किसी ने भी ये कांड किया है उसको आरव के टाइम के बारे में पूरा पता था कि वो कब आता है कब जाता है। उसको सिर्फ एक मौके की तलाश थी। मिसेस शर्मा आरव को लेने के लिए गई, उन्हें देरी हुई और किडनैपर को मौका मिला। सर, मैं दवा के दुकान वाले से पूछताछ करता हूँ, शायद उसने कुछ देखा हो। जाओ।
कहाँ चला गया बेटा, कहाँ चला गया? अपनी मम्मी को छोड़कर कहाँ चला गया तू? ये तो पक्का हो चुका है कि आरव का किडनैप आपकी बिल्डिंग के नीचे से ही हुआ है। बिल्डिंग के नीचे से कौन किडनैप कर सकता है? ये काम आपके किसी जानने वाले ने ही किया है, जिसको इस बात की भी खबर थी कि अभी हाल ही में आपके पास बहुत सारा पैसा एक साथ आया है। मेरे और अर्चना के अलावा इस बारे में सुमित को मालूम था। ये सुमित कौन है? हमारा पेइंग गेस्ट, काफी समय से हमारे साथ में ही रहता है। सच बताऊं तो मुझे भी उस पर शक हुआ था। लेकिन सुमित ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो आरव से बहुत प्यार करता है और आरव भी उससे बहुत प्यार करता है। इंस्पेक्टर साहब, वो नहीं हो सकता। सर शर्मा, आप सिर्फ हमें इतना बताइए कि सुमित अभी कहाँ मिलेगा। एक प्रसिद्ध वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 29% बच्चों का अपहरण उन्हीं के जान पहचान के लोगों द्वारा किया जाता है। आरव के मामले में भी पुलिस को यही शक था और इसलिए पुलिस पहुंची सीधे सुमित के पास। राहुल भाई, ये फोटोग्राफ्स मेरे को कब तक मिल जाएंगे? कल शाम तक। मैं खुद ही पहुंचा देता हूँ। देखो, लेट मत करवाना, मुझे एक फैशन शो के लिए सबमिट करनी, ठीक है? चलो अभी मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। थैंक यू। पुलिस की मार तो तूने शायद कभी खाई नहीं होगी, सुना तो जरूरी होगा। अब इससे पहले कि हम तुझे बजाना शुरू कर दें, फटाफट उगल दे, आरव कहाँ है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, जिस दिन आरव गायब हुआ उस दिन सुबह ही मैं डॉक्टर साहब के पास गया था। एक्चुअली मेरी कुछ तबीयत खराब थी, जब मैं घर आया तो दवाइयाँ लेके सो गया। मैं कैसे मान लूं कि तू सच बोल रहा है? इंस्पेक्टर साहब, वो डॉक्टर वर्मा ने मेरे को ये दवाइयाँ लिख के दी थी, ये देखिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सच कह रहा है। इसकी तबीयत खराब थी तो ये अपने कमरे में सो रहा था, इसीलिए आरव को ढूंढने के टाइम मैंने इसको नहीं जगाया। मिस्टर शर्मा ने हमें बताया है कि तुम एक स्ट्रगलिंग मॉडल हो। फिर इतनी महंगी चीजें जैसे ये सोने की चेन, दिखा ना, ये इतनी महंगी घड़ी, इतना महंगा मोबाइल, ये जूते, कैसे मैनेज कर लेते हो ये सब? सर, ये अपनी इमेज मेंटेन रखने के लिए करना पड़ता है और ये सब चीजें मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलाया। अच्छा, मिस्टर शर्मा ने हमें यह भी बताया है कि तुमने किसी बैंक से लोन लिया हुआ और वो लोग हमेशा तुम्हें फोन करते रहते हैं कि पैसा कब चुकाओगे। जी देखिए सर, मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूँ कि आपकी पेमेंट की ड्यू डेट निकल चुकी है, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा टाइम और दीजिए। मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगा। मेरे को सिर्फ 2 हफ्ते देखिए। तुमने किसी से लोन ले रखा है क्या? जी भाभी, वो बैंक से पर्सनल लोन ले रखा है। वो दिन में 50-50 बार फोन करते हैं। आरव बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा है। अगर तुम फैशन शो के लिए साइन कर लिए गए थे, दोबारा अपना पोर्टफोलियो क्यों बना रहे थे? सर, मेरा पोर्टफोलियो पुराना हो गया और जैसे ही पैसे आए मैं एक नया पोर्टफोलियो बनवा रहा था बस। और लोन के पैसे चुका दिए? बस कीजिए इंस्पेक्टर साहब, सुमित को छोड़कर उन लोगों को पकड़कर पूछताछ कीजिए जो मेरे बेटे को किडनैप कर सकते हैं। आपको शक है किसी पे? हाँ इंस्पेक्टर, हमारी बिल्डिंग में रहने वाले मिस्टर और मिसेस शाह, उनके खुद के बच्चे नहीं है, अपने ही घर में पता नहीं तंत्र मंत्र करते रहते हैं। ये मिसेस शाह, इनके अपने बच्चे तो है नहीं और तांत्रिक बाबा के कहने से ये अपने बच्चे के लिए पता नहीं अपने घर में क्या क्या तंत्र मंत्र की पूजा करती रहती हैं। हाँ, एक दिन मैंने इनको देखा था पूजा करते हुए, मैं तो बहुत डर गई थी। आपको पता है, 2 दिन पहले मैंने न्यूज चैनल में देखा था, एक आदमी ने अपने बच्चे को पाने के लिए दूसरे के 7 साल के बच्चे की बलि चढ़ा दी। बंद क्या कहा है? कौन है गंगा? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम आरव के अपहरण के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। मगर इंस्पेक्टर साहब बात सुनिए। सर बताइए तो सही हमें कुछ। नहीं, पूरे घर की जांच पड़ताल करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। चल जाओ। मिस्टर शर्मा को ये शक है कि उनके बेटे को आप दोनों लोग नुकसान पहुंचाना चाहते थे और आप दोनों ने मिल करके उसका अपहरण करवाया है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है?
किसी बच्चे को हलवा खिलाना नुकसान पहुंचाना नहीं कहते। और ये घर में क्या लगा रखा है? ये जादू टोना तांत्रिक क्या है ये? ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में हमारे एक बाबा हैं, उन्होंने बच्चे के लिए ये पूजा पाठ बताई है। बस हम लोग यही पूजा कर रहे थे। अब ये देख के सब लोग गलत समझे तो हम क्या करें? इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ सर, माना कि हमारी कोई औलाद नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी दूसरे की संतान को नुकसान पहुंचाएंगे। हम लोग ऐसे नहीं है सर। क्या हुआ? पूरे घर को सर्च किया, कुछ भी नहीं मिला। आरव जिस दिन गायब हुआ था उस दिन आप लोग कहाँ पे थे? सर सुबह से हम लोग यहाँ पास वाले भैरव मंदिर पे गए थे, शाम को देरी से लौटे। अगर आपको यकीन नहीं तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आगे कोई पूछताछ करनी होगी तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। जी बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। चलो। इंस्पेक्टर, आप उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो लोग झूठ बोल रहा है, मैं जानती हूँ उन लोगों ने मेरे बच्चे को चुराया। मिस्टर शर्मा, बगैर सबूत के हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इंस्पेक्टर, मिस्टर शाह कितना सच बोल रहे हैं पहले हम उनका क्रॉस चेक तो कर लें। अगर वो हमसे कोई झूठ बोल रहे होंगे फिर हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आपने पुलिस को मिस्टर और मिसेस शाह को अरेस्ट करने को लेकर कुछ कहा क्यों नहीं? क्या आरव की जरा से भी चिंता नहीं है आपको? जो चिंता है, लेकिन अभी क्या करूं? हाँ मैं जानती हूँ, आरव आपका बेटा नहीं है ना, इसलिए जो हो रहा है होने दो। पुलिस को अपना काम करने दो। अगर आपका खुद का बेटा होता तो आप इस तरह से बैठे नहीं होते, जरूर कुछ करते। आरव से कभी बस करो अर्चना, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं आरव को अपने बेटे की तरह मानता था। नहीं दिलीप, तुमने उसे अपना बेटा कभी नहीं माना। सब याद है दिलीप। एक बात कहूँ? बोलो। तुम्हें लगता है कि अब हमारा अपना बच्चा होना चाहिए? दिलीप, आरव को और थोड़ा सा बड़ा हो जाने दो। दूसरा बच्चा आने से आरव की केयर ठीक से नहीं हो पाएगी। You know what I mean to say। अर्चना, तुम पहले बोलती थी कि आरव को हमारे साथ एडजस्ट होने दो, अब तुम बोलती कि आरव अभी छोटा है तो बड़ा होने दो। फिर तुम बोलोगी कि आरव की स्टडीज हैं वो पहले कंप्लीट होने दो। तुम कब तक आरव को बहाना देकर ना बोलती रहोगी? अर्चना, मैं तुम्हें कितना भी कन्विंस कर लूं, तुम इस बात को कभी नहीं मानोगी कि मैं आरव को अपने बेटे की तरह मानता था। हाँ मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है वो तुम्हारी आंखों में खटकता था, उसको डांटते थे। नहीं अर्चना, आप दोनों एक दूसरे से लड़ना बंद करेंगे और जरा ये सोचेंगे कि हम इधर उधर किसी और पे शक करने के बजाय ये सोचें कि कौन हो सकता है ऐसा। अरे एक आदमी है जो भाभी से बहुत जला बुना बैठा था, हो सकता है उसने आरव का किडनैप किया हो। वो तीनों के तीनों फाइल्स लेकर के मेरे टेबल पर चले आओ तुरंत। इंस्पेक्टर, मैं आज सोच के आई हूँ, जब तक मुझे मेरा बेटा नहीं मिलता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। देखिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, हाँ बोलो। मिस अर्चना की बिल्डिंग के पास एक एटीएम है, बिल्डिंग में आने जाने वाले गेट के एकदम सामने। बैंक से उस एटीएम का सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिए। वेरी गुड। देखिए शायद इससे कुछ पता चल सके। आप भी आइए हमारे साथ। आरव बिल्डिंग के अंदर तो गया है लेकिन बाहर नहीं आया, और ना ही बिल्डिंग के अंदर से कोई बड़ा बैग या सूटकेस बाहर आया है जिसमें आरव को लेके कहीं बाहर जाया जा सके। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? मिस्टर शर्मा, मुझे लगता है कि आरव अभी भी आपके बिल्डिंग के अंदर ही है। सिंह, इनकी पूरी बिल्डिंग का सर्च वारंट सर, हमें आपके बिल्डिंग के हर घर की तलाशी लेनी होगी। आरव का अपहरणकर्ता इसी बिल्डिंग में अगर होगा तो भागने की कोशिश जरूर करेगा। आप यहीं गेट पे खड़े रहिएगा, हर आदमी पे नजर रखना और कोई भी आदमी बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए। सिंह, मेरे साथ में चलो। मैडम आप भी आइए। एक्सक्यूज मी जी, आपने कहीं आरव को देखा? जी नहीं। मतलब आपके फ्लोर पे खेलने के लिए आया हुआ हो या फिर ऊपर गया हो? नहीं देखा सर। अभी बिल्डिंग के चारों तरफ पे सर्च करो तुम। इस कमरे की तलाशी नहीं हुई ना? हवलदार जी सर, ताला तोड़ो। सिंह, पूरे घर को छान मारो। इंस्पेक्टर, ये तो आरव का बैग है। आरव का बैग? इसका मतलब आरव को यहीं पे छिपा के रखा गया था और हमारे आने से पहले ही आरव को यहां से हटा दिया गया। सिंह साहब, ये रहा आरव का बैग। किडनैपर बिल्डिंग के आसपास में ही होगा कहीं। जल्दी चलो।
हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी आरव का पता हमें चल जाएगा। जी आरव का पता चला? पहले ये बताओ कि तलाशी का वक्त कहाँ था? मैं जरूरी काम से कहीं पर गया था। क्यों? बहुत जरूरी काम रहा होगा ना। 703 से आरव का बैग मिला है और जब हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि वो फ्लैट मिस्टर खुराना का है, लेकिन मिस्टर खुराना तो यहाँ पे रहते नहीं और चाबी आपके पास रहती है, तो क्या आप उनके फ्लैट के ब्रोकर? अभी बोलो कहाँ थे? जी पापा, कि आरव का भी कुछ नहीं पता चला। आरव का भी कुछ नहीं पता चला पापा। जी हाँ, उनकी चाबी मेरे पास रहती है। उनको अपना फ्लैट बिकवाना था और कोई बात नहीं है। फ्लैट बिकवाने के लिए चाबी दी है ना, और तुमने इस्तेमाल कर लिया आरव को छिपाने में। आप क्या बकवास कर रहे हैं? चुप रहो, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। तुमने ही आरव का अपहरण किया है, सारे सबूत हमारे पास हैं। तुम्हें जैसे ही पता चला कि यहाँ पर हम तलाशी के लिए आ रहे हैं, तुमने आरव को यहाँ से गायब कर दिया। आप क्या बकवास कर रहे हैं? इसीलिए तलाशी के वक्त आप हमारे साथ में नहीं थे। दिलीप, कहाँ है मेरा आरव? मुझे मेरा आरव लौटा दो दिलीप, मेरा आरव मुझे दे दो, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। अच्छा, तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ, मैं आप पे शक कर रही हूँ, क्योंकि आप आरव को कभी पसंद नहीं करते थे। विश्वास करो, मुझे नहीं पता आरव ऐसे क्यों मिस्टर किया? शर्मा, आप अपना ख्याल रखिए, आरव हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। फ्लैट नंबर 703 से मिले आरव के बैग और उस फ्लैट की चाबी दिलीप के पास होने से अचानक दिलीप मुख्य आरोपी लगने लगा। और उसके पास वजह भी तो थी। सब जानते थे कि आरव दिलीप का अपना बेटा नहीं है और अर्चना से आरव को लेकर दिलीप और अर्चना के बीच बहुत झगड़े भी होते थे। और इसी वजह से 3 दिन तक पुलिस ने सख्ती से दिलीप से पूछताछ की। सब तरीके आजमाए गए पर दिलीप आरव के अपहरण में अपना हाथ होने से मना कर दिया। यहां तक कि अर्चना की मिन्नतों के बाद भी दिलीप यही कहता रहा कि उसने आरव का अपहरण नहीं किया है। अब पुलिस के सामने कई अहम सवाल खड़े हो गए थे। अगर दिलीप ने आरव का अपहरण नहीं किया है तो फिर किसने किया है? और अगर दिलीप ने किडनैप किया है आरव का, तो फिर उसने आरव को कहां छुपा रखा है? आरव, तुम्हारी मम्मी पागल हो गई है। इस रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगा हुआ है। आरव को बेहोश किया गया था क्लोरोफॉर्म देके। ये रुमाल तुम दिलीप का है? दिलीप? दिलीप ऐसा कैसे कर सकता है? दिलीप पर आरव के अपहरण और हत्या का केस दर्ज हो चुका था। सारे सबूत दिलीप के ही खिलाफ थे। अब तो ऐसे लग रहा था कि सजा होना तो तय है ही। फिर दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सारा केस पलट गया। सबके सब हैरान होकर रह गए। सुमित कहाँ है? आप लोग कौन है? पहले बताइए, सुमित कहाँ है? अरे ऐसे कैसे अंदर आ गए? सुमित का कमरा कौन सा है, बताइए। अच्छा चलो। सुमित, अरे आखिर बात क्या है? यहाँ पे तो नहीं है। आप लोग? अरे वो हमारे सेठ का पैसा खा के बैठा है, हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। घर पे आएगा तो उसको बोल देना हमारे सेठ का पैसा वापिस दे दे, नहीं तो काट के रख देंगे। चल चल। सुमित ने ऐसे गुंडों से पैसे ले रखे हैं, विश्वास नहीं होता। ये रेड बटन यहाँ कैसे आया? ये तो मैंने आरिफ के तूने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। बोल क्यों किया ये सब? पैसों के लिए? इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मेरे पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, वो हर महीने मुझे पैसा भेजते हैं। फिर मैं बुलाया है, तेरे पेरेंट्स को भी बुलाया है। उनके आते ही पता चल जाएगा कि तू कितना सच बोल रहा है। साहब, हम ही सुमित के माता पिता हैं सर। आप हमें एक बात बताइए कि हर महीने अपने बेटे को आप कितने पैसे भेजा करते थे उसके खर्चे के लिए? साहब, हम तो छोटे मोटे किसान हैं, इतने बड़े शहर का खर्चा हम नहीं उठा सकते हैं साहब।
सुमित खुद ही अपना खर्चा यहाँ वहाँ काम करके चलाता है साहब। देखिए सर, हमारा तो काम ही ब्याज में पैसे दे। सुमित ने हमसे बोला था कि कुछ दिन बाद उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले, फिर वो हमारे पैसे लौटा देंगे, लेकिन ना तो उसने ब्याज दिया ना मूल चुकाया। सुन, तेरे माँ बाप पैसे देने की हालत में तो है नहीं, और तूने भी ब्याज पे पैसे उठा लिए। अभी सारी बातों को सच सच उगल दे, समझा? नहीं तो ये जो तेरा मॉडल वाला फेस है ना, साले मार के इतना बड़ा सुझा दूंगा मैं, और पूरी जिंदगी आईना देखते हुए डरेगा तू, समझा? बोल। हाँ, मैंने आरव को किडनैप किया था। और क्या करता मैं? फंस चुका था मैं। इस फैशन शो से मुझे पैसे मिलने वाले थे, इस स्पॉन्सर ने हैंड मूवमेंट पे किसी और मॉडल को साइन कर लिया। अब पैसों का कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा था, कहीं से भी नहीं। बहुत कर्जे में फंस गया था मैं। मुझे पता चला कि दिलीप भैया की कोई डील हुई है, उसमें उन्हें 10 लाख रुपए मिलने वाले। बस मैंने तभी प्लान बना लिया कि मैं आरव को किडनैप करूं। मुझे मालूम था कि 703 नंबर फ्लैट की चाबी दिलीप भैया के पास पड़ी। बस किसी तरह मैंने वो चाबी चुरा ली और उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाई, और मैं मौके की तलाश करने लगा, और वो मौका भी मुझे बहुत जल्द मिल गया। आरव स्कूल से वापस आया था, अर्चना भाभी उसे पिक करने गई थी और वो लेट हो गई थी। फिर मैंने पीसीओ से रैंसम कॉल की ताकि किसी को नंबर का ना पता चल पाए। लेकिन तूने बच्चे को क्यों मारा? मैं कभी आरव को मारना नहीं चाहता था, कभी नहीं मारना चाहता, बल्कि मैं तो उसे 703 नंबर फ्लैट में लेकर गया और क्लोरोफॉर्म सुना के पुश करके रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि जब ये सारा मामला ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं खुद उसे वापस छोड़ाऊंगा, लेकिन तब पुलिस एटीएम के सीसीटीवी कैमरा फुटेज में देख चुकी थी, और पुलिस को ये पता चल गया था कि आरव इसी बिल्डिंग में। तब मैं उसे 703 नंबर फ्लैट से अपने फ्लैट में ले आया। मैंने वही किया, बेहोशी की हालत में अपने बेड के बॉक्स में डाल दिया। मुझे मालूम था पुलिस बिल्डिंग की तलाशी लेगी, चप्पा चप्पा छान मारेगी, लेकिन कोई भी दिलीप भैया के फ्लैट को तलाश करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और हड़बड़ी में आरव का बैग वहीं पे छूट गया, और इसका फायदा भी तुझे हुआ। हमारा पूरा शक मिस्टर शर्मा के ऊपर चला गया और तू साफ साफ बच गया। हाँ, जब दिलीप भैया अपने काम से वापस आए तो आपने और अर्चना भाभी ने उन्हें दोषी समझा, और उसी समय मेरे को अपने कमरे से आवाज आई, क्योंकि सिर्फ मैंने नोटिस किया, और मैंने अपने मोबाइल की रिंगटोन खुद ही बजाई और इसी बहाने से अपने कमरे में चला गया। क्लोरोफॉर्म सुना के वापस बेहोश करना चाहता था, पता नहीं कैसे वो मर गया इंस्पेक्टर साहब। और फिर तूने आरव की डेड बॉडी के पास में दिलीप का रुमाल प्लान कर दिया ताकि दिलीप पकड़ा जाए और तू बच जाए। आजकल युवा चमक धमक वाली जिंदगी जीने की चाह में जिंदगी के सही मायने भूल जाते हैं। ऐशो आराम मस्ती भरी दिखावे की जिंदगी जीने के लिए उन्हें जरूरत पड़ती है ढेर सारे पैसों की, और वो अपनी ये जरूरत पूरा करते हैं कोई भी गलत तरीके गलत रास्ते अपनाकर, और आखिर आगे जाकर यही गलत तरीके दूसरों की और उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर देती, जैसे इस मामले में सुमित के साथ हुआ। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के मुताबिक पिछले 5 सालों में युवाओं के द्वारा किए गए अपराधों की संख्या लगभग 50 से लेकर 60% बढ़ चुकी है, और इनमें से कई युवा बड़े और अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते थे। अगर इस मामले में भी अर्चना और दिलीप ने सुमित पर भरोसा करने से पहले, उसे पेइंग गेस्ट रखने से पहले उसके परिवार और पिछली जिंदगी के बारे में जांच पड़ताल की होती, तो शायद आज उनका बेटा आरव उनके साथ होता। सावधानी में सुरक्षा है और सुरक्षा में ही सुकून।
सावधान रहिए, सुकून से रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। नमस्कार।